नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा है उसमें हम अब जो पढ़ रही थी वो थी व्याकरण। और व्याकरण के तहत हमने अब तक वर्ण विचार, भाषा है, संधि है, समास है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, निपात, और उसी क्रम में लिंग और वचन, काल आदि को अब हम पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारा प्रयास है कि पहले हम जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो मुख्य या मोस्ट टॉपिक है उन्हें पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी सभी टॉपिकों को हम कवर कर पाएँ, जल्दी से उन्हें पढ़ पाएँ, सीख पाएँ। और इसी प्रयास में हमारा इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो संधि टॉपिक है। अब जैसे कि समय कम है, हालांकि हमने संधि विस्तृत रूप से पहले पढ़ लिया है, लेकिन अभी जस्ट नज़दीक हाल ही में एग्जाम होने की वजह से हम उन टॉपिकों को थोड़ा जल्दी और ट्रिक से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमने जो संधि टॉपिक है उसमें कुछ तो पढ़ ही लिया था, हालांकि हमने इसे डिटेल से पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ ट्रिक से समझ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि संधि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम उपसर्ग धी मूल धातु हो जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ हो जाता है मेल मिलाप या समझौता। संधि का विलोम हो जाता है विग्रह। और संधि की परिभाषा पूछे तो दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार ही संधि कहलाता है। उसी क्रम में हम आगे संधि के भेद पूछे जाए तो मुख्यतः संधि के कितने भेद होते हैं? 3, जिसमें आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। और इन्हीं को हमने यहाँ क्रम से देखा है। पहली जो संधि है आपकी वो कौन सी संधि है? स्वर संधि। जब स्वर से स्वर मिले तो वहां कौन सी संधि हो जाती है? स्वर संधि। अब इसी क्रम में अगर देखें तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। हमारे हिंदी में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, जबकि संस्कृत में इसके 8 भेद होते हैं। अब 5 भेदों में पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। पहला भेद कौन सा हो जाएगा? आपके दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा जो भेद है वो है आपके गुण स्वर संधि। दूसरा भेद हो जाता है गुण स्वर संधि। और इसी क्रम में जो तीसरा भेद है वो हो जाता है आपकी वृद्धि। कौन सा हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। और आपके जो चौथा भेद है वो हो जाता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और इसी क्रम में अपना जो अंतिम 5वां भेद हो जाएगा अयादि स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी? अयादि स्वर संधि। आज हम ट्रिक के माध्यम से इन 5 भेदों को, व्यंजन और विसर्ग आदि सभी संधियों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की अपनी कक्षा है, अपनी क्लास है, यह ट्रिक माध्यम से कंप्लीट संधि को समझने के लिए होगी। तो दोस्तों आप सहयोग देंगे और अपने इस जो आज की कक्षा है उसे शुरू से लास्ट तक देखें। और कोई समस्या है और कुछ समझना है तो कमेंट से बताएं। इसी तरह हम कुछ मुख्य टॉपिकों को ट्रिक के माध्यम से जल्दी समझने का प्रयास करेंगे कि आप शब्द को देखते ही पहचान जाओ कि यहाँ कौन सी संधि है। तो देखिए, पहली जो स्वर संधि है वो है आपकी दीर्घ स्वर संधि। देखो नाम से ही पता चल रहा है कैसी है? दीर्घ स्वर संधि। और ये जो स्वर संधि है वो आपके समान स्वर संधि भी कहलाती है। कौन सी संधि भी कहते हैं इसे? समान स्वर संधि। यानी कि इसमें समान वर्णों का मेल होता है, उसके आधार पर इसे समान स्वर संधि भी कहा जाता है। अब देखिए, किसी भी शब्द के मध्य जहां से उस शब्द का विग्रह हो या उसके टुकड़े हो या जहां से उसकी संधि हो, वहां अगर आप इन 4 वर्णों को दीर्घ रूप में देखो तो समझ जाए कि वहां कौन सी संधि होगी? आपकी दीर्घ स्वर संधि। किसी भी शब्द में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके शब्द है विद्यालय,
यहाँ जो शब्द है कौन सा है, विद्यालय। तो यहाँ ध्यास शब्द है, हिमालय, विद्यालय, औषधालय। तो ऐसे शब्द जहां आपके मध्य से आ रहा है और इसकी संधि करें तो यहां हो जाता आपके विद्या प्लस आलय। यानी कि आपने देखा कि यहां आ से आ का मेल है और उससे आ का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब जहां से उसका विग्रह हो शब्द का, वहां आपके कौन सा स्वर हो, आ। यानी कि दीर्घ स्वर हो, समान स्वर हो, तो वहां समझ ले आप कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार जहां शब्द के मध्य में आपके बड़ी ई, जैसे शब्द है आपके अभिप्सा, ये शब्द है अभिप्सा, इसकी संधि करें तो हो जाता है अभी प्लस हो जाता है ईप्सा, अभी प्लस ईप्सा। तो यहां ई प्लस ई दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा समान वर्ण यानी मध्य में यहां पर बड़ी ई का प्रयोग हो रहा है। जहां बड़ी ई का प्रयोग हो मध्य में किसी भी शब्द में और उसकी संधि करें तब समान वर्णार्थार्थ ई से ई का मेल हो, चाहे छोटी ई से बड़ी ई का, चाहे बड़ी ई से छोटी ई का, या छोटी से बड़ी का, या बड़ी से बड़ी का, या कैसी भी कंडीशन में मेल क्यों नहीं हो, वहां अंतिम स्थिति दीर्घ हो रही है, दीर्घ समान स्वर आ रहा है, तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार जैसे शब्द है आपके सरयूर्मी, देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां समझ रहे हैं, यहां बड़े ऊ का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी संधि करते तो हो जाता है सरयू प्लस हो जाएगा ऊर्मी, सरयू प्लस ऊर्मी। यहां भी आपके बड़ा ऊ प्लस यहां भी आपके बड़ा ऊ, मेल से आपके बड़े ऊ का निर्माण। तो इस प्रकार हमने देखा कि जहां पर मध्य में आप आ की, बड़ी ई की या बड़े ऊ की मात्रा देखो और उसके संधि पर समान वर्णों का अर्थात जैसे ऊ से ऊ का, ई से ई का या आ से आ का मेल हो रहा है, ऐसी स्थिति में उनकी संधि हो रही है, तो समझ ले कि वहां कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी दीर्घ स्वर संधि। इसी कंडीशन में री के बनने वाले शब्दों में जैसे शब्द है आपके कर्तृण शब्द, इसका संधि करते हैं तो हो जाता है कर्त्री प्लस ऋण, कर्त्री प्लस ऋण। तो यहां री प्लस री दोनों के मेल से दीर्घ री। तो ऐसी स्थिति यहां हमने देखा कि जब मध्य का वर्ण आ, बड़ी ई, बड़े ऊ और बड़ी री के साथ बन रहा हो और संधि करने पर उनके समान वर्णों का मेल हो रहा हो, तो आप समझ ले वहां बेझिझक कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसी क्रम में आपकी ये पहली स्वर संधि हमने समझी, दूसरी है गुण स्वर संधि। दूसरी कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। तो यहां हम समझते हैं गुण स्वर संधि में क्या होता है कि जब आप किसी भी शब्द के मध्य एकी या ओकी या उसमें अर वर्ण के अर शब्द के निर्माण वाले शब्द देखो, तो आप समझ लो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, आपके गुण स्वर संधि हो जाएगी। जैसे आपके शब्द देखें, हमने देखा यहां रमेश, या आप देखें देवेंद्र। देखिए जहां मध्य में एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा हो, शब्द के मध्य में एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा हो और जब उनकी संधि हो रही हो तो असमान वर्णों का मेल होता है। जैसे कि रमा प्लस ईश हो जाता है, तो यहां आ के मेल किससे हो रहा है, बड़ी ई से, तो आपका ए का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहां कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी गुण स्वर संधि। जब एक मात्रा लगे हुए शब्दों को देखें तो वहां समझ लो कि कौन सी स्वर संधि है, गुण। इसी प्रकार जैसे शब्द है आपके महोदय शब्द या इसी प्रकार आपके सर्वोदय शब्द, तो हम देख रहे हैं यहां मध्य में किसकी मात्रा का प्रयोग हो रहा है, ओ की। जब मध्य से ओ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है और संधि भी वहां ओ के साथ ही हो रही है, जैसे यहां करेंगे तो महा प्लस क्या हो जाएगा, उदय। इसी प्रकार सर्व प्लस क्या हो जाएगा, उदय। तो हमने देखा यहां आ प्लस किसका मेल है, ऊ का।
आ और ऊ के मेल से किसका निर्माण हुआ, ओ का। इसी प्रकार यहां ए प्लस ऊ के मेल से किसका निर्माण हुआ, ओ का। तो ऐसी स्थिति हो जहां एक एक मात्रा वाले शब्द हो और उनका विग्रह भी वो एक एक मात्रा अर्थात ए और ओ की मात्रा के साथ ही हो रहा हो, तो वहां आप बिना किसी झिझक के कौन सी संधि कर दें, गुण स्वर संधि। इसी प्रकार जैसे आपके कण्व ऋषि है, कण्व ऋषि हमने, या आपके सप्तऋषि, आपके शब्द है सप्तऋषि, या शब्द है महर्षि। जब इनकी संधि करते हैं तो हमने देखा यहाँ अर्षि अर्षि शब्द आ रहा है, अर का निर्माण हो रहा है। जैसे संधि करे तो हो जाता है कण्व प्लस हो जाएगा आपके ऋषि, या हो जाएगा सप्त प्लस हो जाएगा ऋषि। ऐसे ही आपके महा प्लस हो जाता है ऋषि। तो हमने देखा यहां आपके ए प्लस री के मेल से क्या हो जाएगा, अर। इसी प्रकार ए प्लस री के मेल से हो जाएगा अर। ऐसे ही आ प्लस री के मेल से हो जाएगा अर। यानी कि जब आप ऐसी स्थिति में, यानी कि जहां री के मेल से अर हो रहा हो या अर आदि आ रहे हो किसी शब्द में, या ऊपर रर्रा वाला कोई शब्द आ रहा हो, तो समझ लो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, आपके गुण स्वर संधि हो जाएगी। इसी क्रम में आपके अगली जो तीसरी स्वर संधि है वो है वृद्धि स्वर संधि। तो देखो वृद्धि में क्या हो जाता है, गुण में जब एक एक मात्रा के शब्द आते हैं, लेकिन वृद्धि में आपके दो दो मात्राओं वाले शब्द आते हैं। जैसे आई और औ वर्ण से अगर किसी शब्द का निर्माण हो रहा है तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी वृद्धि स्वर संधि। जब आई और औ स्वरों के साथ किसी शब्द का निर्माण हो रहा है और इन्हीं स्वरों के साथ वहां संधि हो रही है, तो आप बिना झिझक के वहां कौन सी संधि कर दें, वृद्धि स्वर संधि। जैसे यहां आपके शब्द है, जैसे आप करें सदैव है, ऐसे ही शब्द है आपके एक एक है। तो जब दो मात्राओं वाले शब्दों के साथ शब्द आ रहे हैं और दो मात्राओं के वर्णों के साथ शब्द आ रहे हैं और इन्हीं के साथ संधि हो रही है, जैसे यहां करें तो हो जाता है सदा प्लस एब, यहां करेंगे तो हो जाएगा एक प्लस एक। तो यहां हमने देखा आ प्लस किसके मेल से, ए के मेल से निर्माण हुआ आई का। ऐसे ही ए के साथ ए के मेल से निर्माण हुआ आई का। तो जब ऐसी स्थिति हो अर्थात कोई शब्द आई की मात्रा से बनता हो और आई की मात्रा के साथ ही उसकी संधि हो रही हो, तो समझ ले वहां कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। इसी प्रकार शब्द है आपके जलौघ शब्द है, ऐसे ही शब्द है आपके जलौषधि शब्द है। जब हम इस प्रकार के शब्दों को देखें, इसकी संधि करेंगे तो हो जाएगा जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ। यहां ए के साथ ओ के मेल से क्या हुआ, औ। तो औ की मात्रा वाले शब्द, यानी कि मध्य से औ की मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं और औ की मात्रा से उनकी संधि हो रही है। जैसे इधर जल प्लस औषधि, जल प्लस औषधि शब्द है, तो यहां ए प्लस किसका मेल हुआ है, औ का। तो ए और औ के मेल से क्या हो जाएगा, आपके औ। इस प्रकार के यानी कि औ की मात्रा वाले या आई की मात्रा वाले शब्द आ रहे हो और उन्हीं के साथ संधि हो रही है, या डबल मात्राओं दो मात्राओं वाले शब्द आ रहे हैं और उन्हीं के साथ संधि हो रही है, तो वहां बिना झिझक के हमें कौन सी संधि करनी है, वृद्धि स्वर संधि। देखो इन दोनों संधियों के कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवादों पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। जैसे यहां आपके ये जो गुण संधि है इसमें कुछ अपवाद है, जैसे आपके शब्द है प्रौढ़ है या आपके अक्षोहिणी है, जिसमें मात्राएं डबल होती है, लेकिन इनकी जब संधि करते हैं तो आपके कौन सी संधि का नियम मानती है, ये गुण का। जैसे आपके प्रे प्लस ऊढ़ हो जाएगा, प्रे प्लस ऊढ़। तो ए और ऊ के मेल से होना ओ चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, औ। तो ये इसका अपवाद होता है आपके। इसी प्रकार यहाँ अक्षोहिणी, अक्ष प्लस उहिणी, तो उसमें भी आपके औ का निर्माण हुआ है।
बाकी संधि गुण संधि के समान है, तो ये गुण संधि के अपवाद है। इसी प्रकार इस संधि के अपवाद जैसे शब्द देखें हम, शुद्धोधन, शुद्धोधन, इसका संधि करते हैं तो हो जाता है शुद्ध प्लस ओदन, शुद्ध प्लस ओदन। तो यहां ए के साथ ओ के मेल से औ होना चाहिए, लेकिन ओ होता है, तो यहां आपके कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि स्वर संधि। लेकिन ये वृद्धि का अपवाद है, तो ये अपवादों में आते हैं, मात्रा एक होती है लेकिन नियम ये वृद्धि का फॉलो कर रहा है, मात्रा यहाँ दो है लेकिन नियम ये गुण का मान रहा है। तो ऐसे शब्दों में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, बाकी संधियां इनकी इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। इसी प्रकार आपका चौथा जो भेद है यण स्वर संधि, तो हम देखें यहां यण में यह आदि वर्ण आ रहे हो, वहां कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि। यह आदि स्वर आने का देखिए, जैसे हम देखते हैं कि जब यह, जब वह और जब रे आदि के साथ कोई अर्ध वर्ण आ रहा हो, आधा वर्ण आ रहा हो यह वह रे के साथ, तो समझ ले कि वहां कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। जब यह वह रे के साथ आधा वर्ण आ रहा हो तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, आपके यण स्वर संधि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रत्येक शब्द है, इसका संधि करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रति प्लस एक। तो हमने देखा यहां ई है, ई के साथ ए आने से, ई के साथ क्या आ रहा है, ए, तो ई के बाद कोई भी समान स्वर आ तो ई का क्या हो जाता है, यह। तो यह से पूर्व यहां कौन सा वर्ण आधा आ रहा है, ते। ऐसे ही व्यायाम, ऐसे ही शब्द व्यय आदि में देखिए यह से पूर्व अगर कोई भी आधा वर्ण आ रहा है तो वहां समझ ले कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। ऐसे ही वैसे पूर्व, जैसे आपने लिखा मध्वरी, आपके शब्द है मध्वरी या बध्वादेश, ऐसे शब्द हम देखें यहां कि जब वैसे पूर्व कोई आधा वर्ण आ रहा हो तो वहां आप बिना किसी झिझक के कौन सी संधि करें, यण स्वर संधि। इसी क्रम में जैसे मात्राज्ञा, ऐसे शब्द है, मात्राज्ञा है, पित्राज्ञा है, जब आप यहां देख रहे हैं इसकी संधि करते हैं तो हो जाता है मातृ प्लस आज्ञा, क्या हो जाता है, मातृ प्लस आज्ञा। तो यहां री के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, आ, यानी कि असमान कोई भी स्वर आए तो री का रे हो जाता है, इससे पूर्व आधा वर्ण तय रह जाता है। तो हमने देखा यहां कि किसी भी तय वर्ण रे वर्ण से पूर्व आधा वर्ण आ रहा हो, वही स्थिति यहां हो जाती है, तो वहां समझ ले कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि। इसी क्रम में आपके अंतिम जो स्वर संधि है वो है अयादि। देखो यण में आपने देखा यह, वह और रे, इन वर्णों से पूर्व अगर कोई आधा वर्ण आ रहा है और उसी के साथ संधि हो रही है शब्द की, तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, यण। अब अपने अंतिम स्वर संधि है अयादि स्वर संधि। देखो अय आदि आए, वहां कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि। या हम ये कह सकते हैं जब कोई भी शब्द यह और वह वर्णों के मेल से बने और इन ही वर्णों के साथ, यानी कि तीन वर्णों का कोई शब्द हो और मध्य में यह या वह आए और इन्हीं के साथ वहां संधि हो, तो समझ ले वहां कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि। जैसे देखिए नयन या नायक शब्द, तो देखिए मध्य में यह आ रहा है और ऐसे ही शब्द आपके शब्द है पवन और पावक शब्द, आप देखिए यहां मध्य में बै आ रहा है और इन्हीं के साथ संधि हो रही है। जब यह और बै शब्दों के मध्य में आए और उन्हीं के साथ वहां संधि हो तो समझ लो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी अयादि। जैसे इसका हो जाता नई प्लस अन हो जाएगा, वो सॉरी ने प्लस अन, ऐसे ही आपके यहां नई प्लस अक हो जाएगा, ऐसे ही यहां पो प्लस अन हो जाएगा और यहां आपके पौ प्लस अब हो जाएगा।
तो इस प्रकार आपने अक पौ प्लस अक पावक, तो आपने देखा कि जब आप ये और बै के साथ बने हुए शब्दों में जहां मध्य में ये हो और इन्हीं के साथ कोई संधि हो रही हो तो समझ लो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि। तो दोस्तों हमने यहां आज अभी जस्ट आपके स्वर संधि के पांचों भेदों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया है, और वो भी ट्रिकी माध्यम से कि हमें तुरंत समझ में आ जाए शब्द को देखते ही कि यहां कौन सी स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में जब आ बड़ी ई बड़े ऊ और बड़ी री किसी भी शब्द के मध्य हो और उन्हीं के साथ संधि हो रही है तो वहां दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। गुण स्वर संधि जब किसी भी शब्द के मध्य ए ओ और अर आदि आ रहे हो और इन्हीं के साथ संधि हो रही हो तो वहां गुण स्वर संधि हो जाएगी। ऐसी वृद्धि स्वर संधि में जब मध्य में आई और औ की मात्रा का प्रयोग हो और इन्हीं के साथ संधि हो तो वहां वृद्धि स्वर संधि। यण स्वर संधि में यह व रे आ रहे हो और इनसे पूर्व आधा वर्ण हो तो वहां कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि यह व वर्ण आ रहे हो और इन्हीं के साथ संधि हो रही हो किसी भी शब्द में तो वहां कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, अयादि स्वर संधि। तो मित्रों ये हमने यहां अभी आपके सभी स्वर संधियों को एक साथ ट्रिक पद्धति से डायरेक्ट समझने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। आप अपने सभी मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उन्हें बताएं कि कैसे हम किसी शब्द को देखते ही तुरंत संधि समझ सकते हैं कि यहां कौन सी संधि है। और जो भी कोई समस्या लगे, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट से बताएं। अब आगामी कक्षा में हम व्यंजनों को और विसर्ग संधि को, वैसे हालांकि यहां देखा जाए व्यंजन और विसर्ग संधि में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि व्यंजन और विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, उसमें नियम चलते हैं। इसलिए किसी भी शब्द में जैसे कि व्यंजन संधि है, हम यहां थोड़ा शॉर्ट रूप से देख लेते हैं। जैसे दूसरी संधि कौन सी है, व्यंजन। व्यंजन के साथ जब हमने देखा स्वर मिले या व्यंजन मिले तो वहां कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन। व्यंजन से चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन, जब आप देखो किसी भी शब्द में पूर्व का वर्ण व्यंजन है, बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, तो वहां हम समझ ले कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तीसरी संधि आपकी विसर्ग संधि। देखो तीसरी कौन सी है, विसर्ग। विसर्ग के साथ चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन मिले, विसर्ग में भी कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि। तो यहां भी वही कंडीशन है, जब किसी भी संधि में पहला वर्ण, जैसे माना कि ये महा, ये आ स्वर है, इसी प्रकार यहां कोई भी वर्ण व्यंजन आ जाए या कोई भी वर्ण विसर्ग आ जाए तो वहां आप समझ ले कौन सी संधि है, व्यंजन या विसर्ग। जैसे यहां देखें आपके शब्द है ऋग्वेद शब्द है, इसकी संधि करें तो हो जाता है ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद। तो यहां देखें हमने कै व्यंजन आ रहा है तो हमें आगे अधिक समझने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर पहला वर्ण आपके व्यंजन है तो हम बेझिझक वहां कौन सी संधि कर सकते हैं, व्यंजन संधि। ऐसी शब्द है बागीस, इसका संधि करते हैं तो हो जाता बाक प्लस ईश। इसमें पहला व्यंजन दूसरा भी व्यंजन, तो व्यंजन संधि ही है, लेकिन यहां पहला आपके क्या आ रहा है, व्यंजन, और दूसरा क्या है, स्वर, तो भी यहां कौन सी संधि होगी, व्यंजन। व्यंजन के साथ चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन, व्यंजन संधि हो जाती है। तो व्यंजन संधि में सबसे अधिक हमें सहायता यही रहती है कि इसमें नियम चलते हैं और नियमों में चाहे जैसा नियम क्यों न हो, पहला वर्ण हमेशा व्यंजन होगा, उसके साथ चाहे व्यंजन का मेल हो चाहे स्वर का, आप वहां कौन सी संधि कर दे, व्यंजन। विसर्ग संधि में पहला वर्ण हमेशा विसर्ग होगा, दूसरा चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, वहां कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग। जैसे शब्द आपकी मनोविकार शब्द है, इसकी संधि करते तो हो जाता है मनहे प्लस विकार। तो हमने देखा यहां पहला वर्ण क्या आ रहा है, विसर्ग, उसके बाद वे वर्ण यानी कि व्यंजन। तो विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन हो
चाहे विसर्ग के बाद कोई स्वर हो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। अगर पहला वर्ण पूर्व वर्ण जिससे संधि हो रही है वो अगर विसर्ग आ रहा है तो वहां संधि कौन सी हो जानी है? विसर्ग संधि। तो मित्रों आपको इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि विसर्ग से चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन वहां संधि होगी विसर्ग, और व्यंजन से चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन वहां संधि होगी व्यंजन। तो यहां नियम चलते इसलिए यहां ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जो भी हो आप पहले वर्ण को देखकर ही वहां संधि का पता लगा सकते हैं। और स्वर संधि में हमेशा पहला वर्ण क्या होता है? स्वर। जैसा जितने भी हमने स्वर देखे इसमें पहला और दूसरा दोनों ही स्वर होते हैं। तो मित्रों ये हमने आज संधि टॉपिक को ट्रिक माध्यम से डायरेक्ट समझने का प्रयास किया है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट से बताएं और जो समस्या है उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने के लिए कहें, आप भी करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।